एक ही भूल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नई कहानी जिसका शीर्षक है एक ही भूल। भाभी और ननद की घरेलू नोकझोंक चलती रहती थी। भाभी और ननद के बीच की नोकझोंक एक साधारण भारतीय संयुक्त परिवार की कहानी है। मोहिनी तलाकशुदा है और अपने पीहर में रहती है। एक भाई और ममता भाभी के साथ उसकी दिनचर्या अक्सर खट्टे मीठे अनुभवों से भरी होती है। परिवार की जटिल संरचना और हर सदस्य की अलग अलग प्राथमिकताओं के चलते विवादों का उभरना स्वाभाविक है। तलाक के बाद अपने माता पिता के घर लौट आई थी। 2 महीने पहले उसके माता पिता का निधन हो गया और अब उसे अपने भाई और भाभी के साथ रहना पड़ता है। ममता की रिश्तेदार भी अक्सर घर आती जाती रहती है। घर में जगह की कमी और जिम्मेदारियों का बंटवारा कई बार तनाव पैदा कर देता है। ममता भाभी घर की बड़ी बहू होने के नाते घर की देखरेख करती हैं। उन्हें मोहिनी का अचानक से घर में स्थायी रूप से आ जाना शुरू से ही खटकने लगा। भाभी का मानना है कि नंद को अपना जीवन दोबारा शुरू करने की कोशिश करनी चाहिए, जबकि नंद मानती है कि वह इस घर में रहने का पूरा अधिकार रखती है। रोजमर्रा की नोकझोंक सुबह सुबह का समय सबसे ज्यादा तनावपूर्ण होता है। ममता भाभी रसोई में काम कर रही होती हैं और मोहिनी के उठने का समय देर से होता है। भाभी को यह बात खटकती है कि वह घर के कामों में ज्यादा मदद नहीं करती। एक दिन चाय बनाने को लेकर विवाद छिड़ गया। ममता ने चिढ़ते हुए कहा, दीदी, तुमसे एक कप चाय भी नहीं बनाई जाती। आखिर तुम्हारा भी तो इस घर में कुछ फर्ज है। मोहिनी ने पलटकर जवाब दिया, भाभी, मैं कोई नौकरानी नहीं हूं। इस घर में मेरा भी हिस्सा है और मुझे आराम करने का भी हक है। मोहिनी अक्सर अपने अधिकारों की बात करती रहती है। उसे लगता है कि माता पिता की संपत्ति में उसका हिस्सा है। यह बात ममता और उसके पति को असहज करती है। एक दिन जब ममता अपने पति के साथ बैठी थी, मोहिनी ने जोर देकर कहा, भैया, पिताजी ने जो घर छोड़ा है उसमें मेरा भी बराबर का हक है। तुम लोग मुझे निकालने की कोशिश मत करना। भाभी ने गुस्से में जवाब दिया, हक की बात करने से पहले अपने फर्ज भी निभाना सीखो। तुम्हें यहाँ सिर छुपाने की जगह मिली है, उसका शुक्रिया अदा करो। जब भी घर कोई आते हैं वे अपने अपने तरीके से मोहिनी की स्थिति को लेकर टिप्पणी करती हैं। कोई कहती है कि मोहिनी को नौकरी करनी चाहिए, तो कोई उसे दूसरी शादी करने की सलाह देती है। यह स्थिति ममता के लिए और मुश्किलें खड़ी कर देती है। ममता और मोहिनी के बीच लगातार बढ़ते विवाद ने परिवार के अन्य सदस्यों को चिंतित कर दिया। भाई ने समझाने की कोशिश की, देखो, तुम दोनों को मिलजुल कर रहना होगा। मोहिनी, तुम्हें घर के कामों में हाथ बंटाना चाहिए और ममता, तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना होगा। हालांकि यह अस्थायी समाधान था। असली समस्या संपत्ति और अधिकारों को लेकर थी, जो बार बार उभर आती थी। ममता और मोहिनी के बीच की खटपट ने पूरे परिवार को तनाव में डाल दिया। हालांकि समय के साथ दोनों ने समझौता करना शुरू किया। ममता ने घर के कामों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और मोहिनी ने भी उसे ज्यादा टोका टाकी करना बंद कर दिया। और अब ममता ने भी अपने पति के साथ मिलकर मोहिनी की अकल ठिकाने लगाने का सोच लिया था। वह उसके रोज रोज के लड़ाई झगड़े से तंग आ चुकी थी। उसका घर घर नहीं रहा था। आखिर उसकी भी तो उसके घर की जरूरत थी। मोहिनी ने घर को नर्क बना दिया था और उसने निश्चय कर लिया, क्या मोहिनी को अपना इंतजाम कहीं और करना ही पड़ेगा। तब उसने अपने पति के साथ मिलकर एक योजना बनाई थी और आज ममता मोहिनी से कह रही थी कि ननद रानी, अब अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ। भाभी, अमर तो आपके माता पिता भी नहीं है। आज जो मेरा दुख है, कभी ना कभी वो आपका भी होगा। भगवान ना करे तब आपकी भाभी आपके साथ ऐसा व्यवहार करें जैसा आप मेरे साथ कर रही हो। मोहिनी रोते हुए अपनी भाभी ममता से बोली, लेकिन ममता तो आज पूरे दम्भ के साथ बोल रही थी। उसे कोई लेना देना नहीं था कि उसके कारण किसी की आंखों में आंसू आ रहे हैं या किसी का दिल जोर जोर से रो रहा है। और सुने भी क्यों, ननद ने कौन सा उसके साथ कभी अच्छा किया था। बड़ी बेशर्मी के साथ उसने मोहिनी को जवाब दिया, मेरी किस्मत तुम्हारे जैसी नहीं है। जब तक मम्मी जी पापा जी थे हमने रिश्ता निभा दिया, यही तक बहुत है। अब ज्यादा हमारे सिर पर चढ़कर तांडव करने की जरूरत नहीं है। अब जब माता पिता ही नहीं रहे तो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ। कम से कम इतनी अकल तो तुम में ही होनी चाहिए। आखिर कब तक हम तुम्हारी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। सही कहा भाभी, इतनी अकल तो मुझ में ही होनी चाहिए थी, पर पता नहीं क्यों भाई के लिए बेशर्म बनकर यहाँ रह रही हूँ। भूल गई थी कि भाई तो तुम्हारा ही पति है।
अब वह तुम्हारी सुनेगा। मुझसे उससे क्या लेना देना, कहकर मोहिनी ने अपने आंसू पोंछे और चुपचाप अपना सामान लेने पर पति नमन बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। उसके परिवार में उसके माता पिता और एक छोटी बहन थी। नमन के पिता एक परचूनी की दुकान चलाते थे। बहन नेहा अभी कॉलेज में पढ़ रही थी और माँ एक कुशल गृहिणी थी। सबके सब जितना था उसी में संतुष्ट थे। हालांकि मोहिनी का अपने ससुराल में मन नहीं लगता था। उसे हर चीज में कमी ही कमी नजर आती थी। कई बार तो वो इस बारे में अपने पापा से शिकायत भी कर चुकी थी। आपने जानबूझकर मुझे ऐसे घर में पटक दिया, क्या मैं कभी इतनी कमियों में रही हूं? लेकिन हर बार पापा उसे यही समझाते, नमन अभी कमजोर है। हमने तो सोचा था कि पटवारी है तो आने वाले वक्त में अच्छा खासा कर लेगा, लेकिन तेरा पति तो ईमानदार निकला। क्या करें? थोड़ा उसको समझा कि ईमानदारी छोड़कर ऊपर के पैसे भी ले लिया करें। उसके बाद मोहिनी नमन से कहती तो नमन साफ इनकार कर देता। मोहिनी, मैं कम में भी खुश हूं, क्योंकि मैं अपनी ईमानदारी के साथ रहता हूं। मुझे अपनी ईमानदारी से बहुत प्यार है, पर तुम्हारी ईमानदारी से मेरे शौक तो पूरे नहीं होते हैं ना। कब तक अपनी इच्छाओं को मारती रहूं? कभी अपनी पत्नी के बारे में भी सोचा है? मेरी सारी सहेलियां हमेशा गहनों से लदी रहती है, किटी पार्टी करती है, घूमने फिरने जाती है, और यहां मुझे देखो, मेरे पास तो कमी के अलावा कुछ नहीं है। मोहिनी भी शिकायत करते हुए बोलती। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद मोहिनी के किसी रिश्तेदार को नमन से कुछ काम निकलवाना था, पर नमन ईमानदार था, इसलिए उसने साफ इनकार कर दिया। तो उस रिश्तेदार ने इसके लिए मोहिनी और उसके माता पिता से मदद मांगी। माता पिता ने तो ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रिश्तेदार ने मोहिनी को एक सोने का हार सेट दिखाते हुए लालच दिया कि अगर वो उसका काम करवा देगी तो वो उसे ये सोने का हार सेट गिफ्ट कर देगा। उस हार को देखकर मोहिनी को लालच आ गया। उसने इस बारे में नमन से बात की तो नमन ने साफ इनकार कर दिया। इस बात पर मोहिनी उससे लड़ पड़ी, मुझे नहीं पता, या तो आप मेरे उस रिश्तेदार का काम पूरा कर दो और बदले में तोहफे के तौर पर वो सोने का हार ले लो, नहीं तो कहीं से भी मुझे हार ला कर दो। कब तक मैं यूं ही कोरी कोरी घूमती रहूंगी? आखिर तुम्हारे पास क्या कमी है तो सही इतने गहने, उन्हें पहन लो। वो गहने तो मेरे माता पिता ने दिलवाए हैं। ससुराल वालों की इतनी भी औकात नहीं है कि कम से कम बहू को अपनी तरफ से कोई ढंग के गहने तो ला दे। क्या करूं? तुम्हारी ईमानदारी का मैं जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी तो। मोहिनी, बेवजह बात को बढ़ाओ मत। मैं तुम्हारे लिए अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ सकता तो ठीक है ना, फिर मुझे छोड़ दो, जा रही हूं मैं अपने मायके। जिस दिन अपना फैसला बदल लो उस दिन लेने आ जाना। मोहिनी अपना सामान पैक कर मायके चली गई। मोहिनी के माता पिता ने भी उसी का साथ दिया, लेकिन उम्मीद के विपरीत नमन उसे लेने ही नहीं गया। आखिर अपनी जिद में मोहिनी दोबारा ससुराल ही नहीं गई, बल्कि उसने तो नमन और अपने ससुराल वालों को डराने के लिए तलाक के पेपर भेज दिए। लेकिन वो उस समय शॉक रह गई जब नमन ने भी उन तलाक के पेपर पर साइन करके भेज दिया। आखिर रिश्तेदारों के बीच बचाव करने से सहमति से तलाक भी हो गया। तब से वो अपने मायके ही रह रही थी। यहीं पर उसने एक स्कूल ज्वाइन कर लिया, लेकिन माता पिता के राज में जिंदगी ऐशो आराम से कट रही थी। भाभी पर हुक्म चलाना, मन किया तो काम करना, नहीं तो भाभी तो थी ही सही। माँ के साथ बैठकर भाभी के कामों में मीन मेख निकालना उसका प्रिय काम था। भाभी के साथ कभी बनाई ही नहीं तो भाभी भला क्यों साथ देगी? अभी 3 महीने पहले माता पिता की कार एक्सीडेंट में आकस्मिक मृत्यु हो गई। माता पिता के जाने का दुख तो था ही, पर फिर भी ये दम्भ था कि भाई भाभी अभी भी उसके सामने झुकेंगे, इसलिए अभी भी उन्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उस समय वो हैरान रह गई जब उसे पता चला कि भाई ने धोखे से मकान भी अपने नाम कर लिया है और अब भाभी उसे अपना बंदोबस्त कहीं और करने के लिए कह रही थी। आखिर भाभी ने इतना सहा था तो अब अपना रौद्र रूप दिखा रही थी। खैर, अपना सामान पैक कर वो बाहर आई तो भाई सोफे पर ही बैठा हुआ था। मोहिनी ने उसकी तरफ देखकर कहा, भाई ये तूने अच्छा नहीं किया, अपनी ही बहन के साथ बेईमानी कर दी। दीदी तो इसमें गलत क्या है? आखिर ईमानदार लोग तुम्हें पसंद कहाँ है? आखिर भाई का जवाब सुनकर वो ज्यादा कुछ कह नहीं पाई। हालांकि उसने बाद में कोर्ट में मकान में हिस्से के लिए अपील जरूर की और कोर्ट में अभी भी केस पेंडिंग चल रहा है। फिलहाल तो मोहिनी गर्ल्स हॉस्टल में रहकर अपना गुजारा कर रही है।
उसने नमन से मिलने की कोशिश भी की थी, लेकिन वहां जाकर पता चला कि नमन का दूसरा विवाह हो चुका है और एक बेटी भी है। वो अपनी दूसरी शादी से बहुत खुश है। ये देखकर वो आगे कुछ कह नहीं पाई। तो इस कहानी यह साबित होता है कि जो एक पुरानी कहावत थी कि आधी छोड़ पूरी धावे ना पूरी मिले, ना आधी पावे, था, और इसकी जिम्मेदार वह खुद थी। और अब उसके पास रोने के सिवा कोई चारा नहीं था, पछतावे के सिवा कोई चारा नहीं था। तो दोस्तों, ये